हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को यूजी फर्स्ट सेम का पेपर सोल्व करवाने वाली हूँ, जो है आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे। पेपर कोड है आपका B020101T, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। इसमें मैं आपको केमिस्ट्री का पेपर सोल्व करवाने वाली हूँ। केमिस्ट्री का इसमें पहला है आपका व्हाट आर द शेप्स एंड ज्योमेट्री ऑफ CO2 एंड H2O मॉलिक्यूल। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, CO2 और H2O मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बतानी है। ठीक है, CO2 की जो ज्योमेट्री होती है हमारी, वो होती है लीनियर, और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है हमारा 180 डिग्रीज। H2O की अगर हम बात करें, H2O, तो H2O का बॉन्ड एंगल होता है हमारा अराउंड 104.5 डिग्रीज, और इसकी जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री होती है हमारी टेट्राहेड्रल, और इसकी जो शेप है वो होती है हमारी बैंड शेप होती है हमारी, ये वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाफ-बाहु प्रिंसिपल। हाफ-बाहुज प्रिंसिपल क्या होता है? हाफ-बाहुज प्रिंसिपल होता है कि जब हम कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो पैटर्न है वो हमें हाफ-बाहुज जी ने बताया था। इलेक्ट्रॉन हमेशा हम पहले उस ऑर्बिटल में फिल करते हैं जिसकी एनर्जी कम होती है, जैसे कि 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम एनर्जी के ऑर्बिटल में जाएगा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, और ये भी हमें हाफ-बाहु ने ही बताया था। नेक्स्ट है लंदन फोर्सेज, नंबर 3 है हमारा लंदन फोर्सेज। क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर लंदन फोर्सेज एक्स, ये बताना है हमें। तो लंदन फोर्सेज क्या होता है? ये है हमारा, हम लंदन फोर्सेज किसे कहते हैं? अ टेम्परेरी अट्रैक्टिव फोर्स होता है ये, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेरी डाइपोल इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जो टेम्परेरी डाइपोल्स फॉर्म होता है, उसकी वजह से ये क्या होता है हमारा टेम्परेरी अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इसे हम कहते हैं लंदन फोर्सेज। इसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और पोलर मॉलिक्यूल्स पे मैंने वीडियो बनाई हुई है गाइज, आप लोग इसे मेरे चैनल गेज एकेडमी पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की भी मैंने लॉन्ग में वीडियो बनाई हुई है, यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। हाइब्रिडाइजेशन होता है हमारा मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, जैसे कि sp, sp2, sp3, sp3d। ठीक है, ये मैंने बताया हुआ है आपको सारा। अब नेक्स्ट है आपका इन CH3, CH, CH2 मॉलिक्यूल मार्क द हाइब्रिड स्टेट ऑफ ऑल 3 कार्बन्स। CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें हम इसे नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3। इसमें बताना है तीनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। देखो, मैंने उसमें आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई हुई है अपनी वीडियो में कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने की शॉर्ट ट्रिक क्या है। शॉर्ट ट्रिक ये है कि हम कार्बन के अलोंग इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे? 3 ये और एक ये, 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो कितने? 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब 1s और 3p, दैट मीन्स sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन है आपका sp3। सेम यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp2। और इसके लिए 1 2 3, इसमें भी 2 ही है, तो इसमें है हमारा 2 और 1 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो 3 sp3 sp2 sp2, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है। और लॉन्ग हम इसे मेथड से कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। लिंक मैं आपको वीडियो में नीचे दे दूंगी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्री रेडिकल्स? फ्री रेडिकल्स क्या होता है? जो भी मॉलिक्यूल्स 1 और मोर देन 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट सेल में जिन मॉलिक्यूल्स के पास एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो कैपेबल होते हैं
किस इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस के लिए कैपेबल होते हैं, और लेकिन इसमें जो ओड इलेक्ट्रॉन होता है, ओड इलेक्ट्रॉन वाला मॉलिक्यूल होता है, वो अनस्टेबल होता है, उसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी का है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, देख लेते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसका ए पार्ट है ये लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी और बी पार्ट में हमारा फजान रूल, फजान्स रूल। ठीक है, लैटिस एनर्जी के लिए मैंने पूरी प्रॉपर लैटिस एनर्जी क्या होती है और जो उसका बोर्न एब्रो साइकिल है वो सारा बताया हुआ है। लैटिस एनर्जी होती है कि अगर हमारे पास कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल है और उसे फॉर्म होने के लिए जो भी एनर्जी रिलीज होती है, वन मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल के बनने में जो भी एनर्जी हमारी रिलीज हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी कहते हैं। फजान रूल, फजान ने ये रूल दिया था 1924 में। फजान रूल्स क्या है कि जब कभी भी हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल में दो ऐसे एटम होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है, जैसे कि HCl है, ठीक है, तो उसमें ये H है हमारा और ये Cl है, Cl का एटम है, तो इसमें क्या है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे निगेटिव चार्ज है, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से ये दोनों अपने आप को एक दूसरे की तरफ पुल करते हैं। तो ये छोटा सा है एटम, तो इसका जो पोलराइजेशन है, जो इसको इस अपने तरफ खींचने की कैपेबिलिटी है वो इसकी कम है और Cl की ज्यादा है, तो ये कुछ ऐसे हो जाता है, डिस्टोर्टेड हो जाता है, ये शेप इसकी कैसी हो जाती है, डिस्टोर्टेड हो जाती है। तो ये जो डिस्टोर्शन है इसे हम कहते हैं पोलराइजेशन, और यही क्या है हमारा फजान रूल है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें बताना है एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन, रिलेटिव कॉन्फिगरेशन बताना है, और इसमें हमें CIP रूल बताना है RS नोमेनक्लेचर के लिए क्या है। ठीक है, अब जो हमारा एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन होता है ये अरेंजमेंट होता है हमारा एटम्स और मॉलिक्यूल में, 3D अरेंजमेंट होता है, जैसे कि RS नोमेनक्लेचर में देखते हैं। इसमें भी हमारा एटम और मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है, लेकिन इसमें रेफरेंस मॉलिक्यूल के कंपेयर में हम लोग उसे देखते हैं रिलेटिव कॉन्फिगरेशन में। अब CIP रूल क्या है, CIP कहान, इनगोल्ड, प्रीलोग, इन साइंटिस्ट ने बताया था। इसमें क्या है, इसमें हमारी है जो हमारा कोई भी, अगर मान लो हमारे पास कोई नोमेनक्लेचर बताना है हमें इसका, तो इसमें जो हमारा पैटर्न है 1 2 3 जो हम काउंट करते हैं ना, 1 2 3 हाइड्रो, इसके हम एटॉमिक नंबर के हिसाब से नंबरिंग करते हैं, लाइक ये फर्स्ट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 3 है। तो इसमें जब हम एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, जब हम इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो हम इसमें पैटर्न फॉलो करते हैं, यही हमारा CIP रूल है। अगर हम इसमें क्लॉकवाइज देखते हैं तो क्लॉकवाइज के लिए हम लिखते हैं R, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम लोग लिखते हैं S। R हमारा रेक्टस होता है और S4 होता है हमारा सिनिस्टर। R मीन्स रेक्टर, S मीन्स सिनिस्टर। अगर हमें इसमें कॉन्फ़िगरेशन देखना हो, अगर इस मॉलिक्यूल में देखना हो, तो ये क्या है हमारा क्लॉकवाइज, हमारा ऐसे होता है, ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज हमारा ऐसे होता है, तो ये ऐसे है, ऐसे, तो ये हमारा कौन सा हो गया क्लॉकवाइज, दैट मीन्स R नोमेनक्लेचर हो गया इसका। ठीक है, ये हम R और S में देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और डेस्क्राइब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन एंड ऑक्जाइम। वो ये बताना है हमें। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है हमारा? ये हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। ये हमारा क्या बोलता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये अराइज होता है ड्यू टू रोटेशन अबाउट द सिंगल बॉन्ड। जैसे अगर हम एल्कीन में देखते हैं, ये है हमारा एल्कीन, और ऑक्जाइम में अगर हम देखेंगे, ये है हमारा ऑक्जाइम, ये है हमारा एल्कीन। तो हम इसमें कैसे देखते हैं कि ये जो एल्कीन है डबल बॉन्ड के, अगर हमारे सेम ग्रुप सेम साइड हो, 180 डिग्री एंगल पे ना हो, तो इसे तो हम कहते हैं सिस कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पर देख लीजिए ये 180 डिग्रीज पे लगे हुए हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांस। ये हमारा सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, सिस कॉन्फ़िगरेशन और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम ऑक्जाइम में देखें तो ये हमारा ऑक्जाइम है, इसमें हम OH और H को देखते हैं। अगर ये हमारे सेम साइड हो तो ये हमारा E होता है, या हम इसे सिन भी कहते हैं, ई कॉन्फ़िगरेशन, सिन कॉन्फ़िगरेशन। और अगर हम इसको अपोजिट में लगा देंगे, ये H के अपोजिट में या 180 डिग्रीज पे हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा Z और एंटी। ये है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों को दिए हुए हैं 3 पार्ट। नंबर 1 है हमारा मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड में क्या होता है कि इसमें मोर देन 1 कायरल कार्बन होना चाहिए और प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारा मीजो कंपाउंड है। अब हम इस कार्बन की बात करते हैं, तो हमारा ये कायरल कार्बन है, ये C1 मान लेते हैं हम इसको, ये C2 है, तो ये हमारा कायरल कार्बन है। हम इसको कायरल कार्बन, हम सबको पता है क्या होता है, एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से ऑक्यूपाई होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl और यहाँ पर ये पूरा ग्रुप। यहाँ पर देख लेते हैं सेम, तो दोनों मोर देन 1 कायरल कार्बन है और प्लेन ऑफ सिमेट्री अब चेक कर लेते हैं। यहाँ से हम प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें चेक करेंगे, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो दोनों कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है। दैट मींस इट इज मीजो कंपाउंड। नेक्स्ट है हमारा बी, हक्कल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। हक्कल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी क्या होता है? इसमें हमारी 3 कंडीशन होती है। कौन सी? कॉन्जुगेशन होना चाहिए, हमारा जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है उसमें कॉन्जुगेशन हो, वो प्लेनर होना चाहिए और साइक्लिक होना चाहिए। और प्लेनर का मतलब है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स उसमें होना चाहिए। ये एरोमेटिक कंपाउंड के लिए है। और 4n+ पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये हमारे एंटी एरोमेटिक के लिए है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट C पॉइंट है इसका, डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट में मैंने आपके लिए वीडियो बनाई हुई है पूरी, उसमें पूरा डिटेल में है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। म्यू इज इक्वल्स टू Q इंटू डी। ये क्या है? ये अगर हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, लाइक CO2, अगर हम ये ले लेते हैं, CO2 ले लेते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल, तो हम इसमें, ये हमारा कैसा है, लीनियर है,
लीनियर कंपाउंड है तो लीनियर कंपाउंड या सिमेट्रिक कंपाउंड जो होता है उनका डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो 0 होता है, मींस म्यू इज इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि जितना भी डाइपोल मूवमेंट इधर होगा उतना ही इधर होगा। अगर इधर +2 है तो इधर -2 होगा, तो अपोजिट में क्या हो जाता है, वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से 0 हो जाता है। अब इसमें क्या है, ये हमारा चार्ज है। अगर हम H और Cl के बीच में देखें तो ये हमारा पार्शियली पॉजिटिव निगेटिव और इस पे पार्शियली पॉजिटिव आता है। क्यों चार्ज है बिटवीन द टू कैटायन एंड टायन आयन के बीच में, ये हमारी डिस्टेंस है और म्यू इसका डाइपोल मोमेंट है। नेक्स्ट है हमारा 11, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें बताना है राइट द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। एमीन्स का बेसिसिटी ऑर्डर बताना है हमें। NH3 CH3 का होल ट्वाइस NH, CH3 का होल थ्राइस N एंड CH3 NH2। ये है हमारी एमीन, इसका बताना है हमें ऑर्डर। तो ये देखो, ये हमारा 3 डिग्री एमीन है, ये हमारा 2 डिग्री एमीन है, ये हमारा 1 डिग्री एमीन है, और ये हमें पता ही है कि अमोनिया है। तो जो बेसिसिटी ऑर्डर होता है हमारा, वो बेसिसिटी ऑर्डर होता है हमारा ये 1 डिग्री देन अमोनिया, ये हमारा बेसिसिटी ऑर्डर होता है इसमें। नेक्स्ट है विच इज मोर आयनिक, KCl एंड CuCl2 एंड वाई। KCl इज मोर आयनिक देन क्यूप्रस क्लोराइड। क्यों? क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड है और ये आयनिक कंपाउंड है, इसमें कैटायन का जो साइज है वो कम है, इसमें ज्यादा है। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन। पूछ रखा है, सी पार्ट है ये हमारा 11th का ही, ये हमारा बी पार्ट था, ये ए पार्ट है 11th का। इसमें पूछ रखा है कि जो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो फ्लोरीन से ज्यादा होती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम पढ़ते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारा एटॉमिक साइज है जो ऐसे इंक्रीज हो रहा है टॉप टू डाउन। तो फ्लोरीन में फ्लोरीन की जो रेडियस है, इन सब में फ्लोरीन की रेडियस सबसे ज्यादा कम है। कैसे? फ्लोरीन होता है हमारा 9281, जब हम इसको बनाएंगे तो ये हमारा न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस और इस लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से क्या है, ये अंदर को जाएगा। फ्लोरीन में भी सेम है, लेकिन फ्लोरीन इससे बड़ा एटम है, तो इसलिए वहां पे इसके और इसके बीच में फ्लोरीन में अट्रैक्शन कम है इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन, क्योंकि इसका रेडियस कम है। नेक्स्ट है हमारा डी पार्ट, इसमें पूछ रखा है OF2 का बॉन्ड एंगल कम होता है OH2 से Y। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, ये हमारा है OF2, इसका बॉन्ड एंगल होता है हमारा 103.8 डिग्री, और ये हमारा OH2, और यहाँ पे इसका बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री होता है। इसकी शेप बेंट होती है, मैंने अभी बताया आपको, इसे वी शेप भी कहते हैं, वी शेप भी होती है इसकी। सेम हेयर, यहाँ पर 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास, यहाँ पर भी 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो फिर भी कम है इन कंपैरिजन टू H2O। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, लेकिन हाइड्रोजन हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। यहाँ पर दोनों ही इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन ऑक्सीजन। नेक्स्ट है हमारा ई पार्ट, इसी का ई पार्ट है, इसे देख लेते हैं। इसमें क्या है, ई पार्ट में हमें बताना है कि राइट द फॉलोइंग एल्कीन्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ। अब हम देखते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में हमें बताना है राइट द फॉलोइंग एल्कीन्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीटो फॉर्मेशन, मेंशन द रीजन। तो हम जानते हैं कि जो हीटो फॉर्मेशन होता है वो स्टेबिलिटी के एंटी प्रोपोर्शनल होता है, और सबसे ज्यादा स्टेबल है हमारा ये। तो जब सबसे ज्यादा स्टेबल है तो ये हो जाएगा हमारा सबसे कम स्टेबल, क्योंकि ये है हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ये है हमारा हीटो फॉर्मेशन की ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 12th के ए पार्ट में हमारा रेजोनेंस
मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, पूरी डिटेल में वीडियो है, आप प्लीज मेरे चैनल गेज एकेडमी पे जाके देख लीजिए। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जैसे अगर हमारे पास CO2 है मॉलिक्यूल, तो इसमें हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए डबल हेडेड एरो लगाते हैं। यहाँ पर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक हमारा बनेगा ये और एक बन जाएगा हमारा ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, अब हमारे लास्ट 2 टॉपिक बचे हैं, बीज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये 12th का भी है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? द इंटेंसिनियस फॉर्मेशन जो होती है हमारी, इंटेंसिनियस फॉर्मेशन ऑफ अ डाइपोल इन द मॉलिक्यूल of inorganic compound due to the complete transfer of the shared pi electrons की वजह से जो हमारा डाइपोल की फॉर्मेशन हो रही है किसी भी मॉलिक्यूल में, ये है हमारा, इसकी वजह से होता है हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा एननशोमर। एननशोमर्स क्या होते हैं? वो आइसोमर्स होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स के जो नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज फॉर्म करते हो, जैसे कि एग्जांपल है, अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो हमारी बनेगी ये, हमारी इसकी मिरर इमेज है और ये हमारी नॉन सुपर इम्पोजिबल है, इसलिए ही हमारा एननशोमर है। थैंक यू बच्चों, इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल।